Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और guys जैसे कि आज हो गया है 3rd of September और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 3rd of September का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें एग्जाम में पूछे गए जितने भी जीके जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइज इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो प्लीज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट जरूर से कमेंट करके बता देना सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स आल्सो। एंड यस, अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज का एग्जाम नहीं दिया है, आगे उनका एग्जाम लगा हुआ है या फिर वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो गाइज इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए जरूर से बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह का इस बार मोटा मोटा पैटर्न चल रहा है, किस तरह के आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और वैसे भी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर ऑफ सम स्टैंडर्ड, राइट? तो वो आपको फिर कहीं ना कहीं मदद करते ही हैं। सो प्लीज जरूर से वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, सब कुछ कमेंट में जरूर से बता देना। वी विल कम अप विद सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दोस। एंड यस, चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू नेवर मिस एनी इंफॉर्मेटिव वीडियो कमिंग फ्रॉम अस। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज यानी कि 3rd सितंबर के आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक हेल्थ रिलेटेड स्कीम का पूछा गया था कि एक ऐसी हेल्थ रिलेटेड स्कीम कौन सी है जो कि केरला की है। सो गाइस, एक हेल्थ रिलेटेड स्कीम केरला की है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KASP, लेकिन जिसका फुल फॉर्म होता है K फॉर कारुण्या, R फॉर आरोग्य, S फॉर सुरक्षा और P फॉर पद्धति। तो ये जो कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति है, ये KASP एक ऐसी हेल्थ रिलेटेड स्कीम है जो कि केरला में शुरू करी गई थी। सो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। एंड यस, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटो क्या है, सो गाइज इट केम विद एन एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट। मतलब जितनी भी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट होती है उन लोगों को लिए एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये हेल्थ स्कीम लेकर आई गई थी केरला की गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम और बात करें कि भाई कितना वो हेल्थ कवर करती है, मतलब कितना हेल्थ कवर ऑफर करती है, कितना रिडीम, ये सारी चीजें अगर हम देखें थोड़ा सा और। सो गाइस, बेसिकली इट ऑफर्स अ हेल्थ कवर ऑफ रुपीज 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो ये 5 लाख पर फैमिली पर ईयर आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो गाइज ये जो है ये 5 लाख पर फैमिली पर साल जो है ये सेकेंडरी और टर्चरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होती है, जो कि 42 लाख पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को वो अब तक दे चुके हैं और देते रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो 64 लाख बेनिफिशियरीज ऐसे हैं जिन्होंने अब तक इस पर्टिकुलर हेल्थ स्कीम की जो जो भी आप कह सकते हो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करा है। सो दैट्स अबाउट दैट। और सेकेंडली जो बॉटम का 50-40% जो केरला की पॉपुलेशन है वो कम से कम इतना हो ही जाएगा, क्योंकि अप्रोक्स 64 लाख बेनिफिशियरी अगर मैं बात करूं तो वो मिलके कहीं ना कहीं केरला का 40-50% का पॉपुलेशन होगा डेफिनेटली। सो दैट्स वन। और इसकी बात करें कि इस स्कीम की जो डिजाइन है वो किस तरह से करा गया है, सो गाइस इस स्कीम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि जो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी है उसको काफी ज्यादा इम्प्रूव करा जाए। मतलब हेल्थ जो है वो कुछ ऐसी चीज ना रह जाए विच कैन नॉट बी एक्सेसिबल बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी, इट शुड बी एक्सेसिबल बाय एवरीवन। और जिससे कि जो इक्विटेबल ट्रीटमेंट है वो भी मिल पाए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, जो ऐसे हम कह सकते हैं मोटा मोटा जो छोटे टप्पे के लोग होते हैं जिनको इतने फैसिलिटीज नहीं होते हैं, तो उनको भी वो एक इक्वली ट्रीटमेंट उनको मिल सके। सो दीज ऑल आर सम ऑफ द I'm so sorry, key features of this particular scheme.
Next question, in which case was the verdict given that the basic structure of the Indian constitution shall be maintained? So guys, एक केस था, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का आया था. इस केस के तहत ये वर्डिक्ट दिया गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही मेंटेन रहना चाहिए. सो द केशवानंद भारती केस 1973 इज योर करेक्ट आंसर. अगला है, विच डायनेस्टी डेवलप्ड द पंचग्राम? पंचग्राम यानी कि 5 ग्राम्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू यूनिट. तो गाइज, ये जो पंचग्राम होते हैं इसमें आपका आ जाता है 5 विलेजेस. ठीक है, पंचग्राम से यहाँ पर मेरा मतलब है 5 विलेजेस. और एक एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू यूनिट की अगर अपन बात करें तो ये हुई थी पांड्या डायनेस्टी के दौरान. तो जब पांड्या डायनेस्टी जो थी उसने डेवलप करा था पंचग्राम, जो 5 विलेजेस को हम बोलते हैं एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू यूनिट. नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दैट व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ एड्स? सबसे पहले तो कमेंट में एड्स की फुल फॉर्म लिख के बता दो. सो एड्स आइडेंटिफाई कब हुआ था सबसे पहले? सो गाइस 1981 वाज दैट ईयर जब सबसे पहला एड्स का केस जो था वो आइडेंटिफाई किया गया था. सो 1981 इज द करेक्ट आंसर. सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ खेलो इंडिया गेम्स? सो गाइज, खेलो इंडिया गेम्स की अगर अपन बात करें तो उनका जो मेन फोकस है वो यही है दैट टू रिवाइव इंडियाज स्पोर्ट्स कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल. मतलब ग्राउंड लेवल आप कहीं ना कहीं कह सकते हो, जो ग्रास रूट लेवल है उसको कह सकते हो कि जो इंडिया का स्पोर्ट कल्चर है ग्रास रूट लेवल पे उसको हम किस तरह रिवाइव करें, यही मेन फोकस है खेलो इंडिया गेम्स का. और ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है टू इम्प्रूव फर्स्टली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, दूसरा आइडेंटिफाई एंड नर्चर यंग टैलेंट. ठीक है, हमारे इंडिया में वैसे भी देयर इज 70 to 80% यंगस्टर्स, यूथ हमारी पॉपुलेशन है. तो उसको आइडेंटिफाई करना कि ऐसा कौन सा यूथ टैलेंट है, यंग टैलेंट है, और उनको नर्चर करना. थर्डली, टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इफ यू डू नॉट स्प्रेड, चाहे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू करें या फिर किसी भी तरह से करें, इफ यू डू नॉट प्रमोट थिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं दबके रह जाती हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपने बच्चों में, आज की जो यंग जनरेशन है उनमें स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट करें, सो दैट दे गेट दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हैं और विंटर गेम्स हैं, ये कुछ ऐसे की कंपोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर एफर्ट के, जो कि अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है यंग एथलीट्स को, जो कि इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपने आप को एक एक स्टैंडर्ड पर लेके जाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग गुड स्पोर्ट. ओके, नेक्स्ट है, इन द ग्रीन रेवोल्यूशन केमिकल फर्टिलाइजेशन वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ व्हाट? सो गाइज, यहाँ पर बात होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स का. सो केमिकल फर्टिलाइजर्स आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इफ यू रिमेंबर तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो HYV सीड्स वगैरह होते थे वो बहुत ज्यादा यूज करे जाते थे, जो प्रोडक्शन होता था उसको प्रमोट करने के लिए. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Okay, guys, next question है, to which country did the United Kingdom hand over the Chagos archipelago? So guys, इसका correct answer होगा Mauritius. ठीक है, Mauritius is that country जिसको United Kingdom ने ये जो Chagos archipelago है इसको hand over किया है. So Mauritius is the correct answer. Next आपको पूछा गया था that what is the meaning of globalization in the economy? So guys, as per this LPG economy that came in India, तो जो LPG से मेरा मतलब यहाँ पे liquefied petroleum gas नहीं है, पर कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है. सो इस एलपीजी में जो जी आता है जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, उसका मतलब होता है इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस ऑफ अलग अलग जो इकोनॉमीज होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, कल्चर्स होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन वन पर्टिकुलर नेशन बट इंटरनेशनली. इसीलिए वो ग्लोबलाइजेशन कहलाती है. जिससे क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो भी काफी रैपिड तरीके से हो जाता है. चाहे वो मतलब एक एक रैपिड एक्सचेंज होता है, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, इंफॉर्मेशन का हो, टेक्नोलॉजी का हो,
मनी का हो. So this is basically what globalization is all about. Next is which minister launched the aviation career program at the Indian Aviation Academy? So guys, इसमें आपका correct answer हो जाएगा श्री राम मोहन नायडू. श्री राम मोहन नायडू is that person जिन्होंने aviation career जो program है Indian Aviation Academy में वहां पर launch करा है. So श्री राम मोहन नायडू. Next we have which rebellion was led by Buddhu Bhagat in 1831-32. तो guys 1831-32 में जो कोल रिबेलियन है वो लीड किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा. सो कोल रिबेलियन आपका करेक्ट आंसर होगा. Okay, under the Pandit Deen Dayal Upadhyay National Welfare Fund for Sports Person, how much financial assistance is provided to players? So guys, ये जो दीन दयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड है, इसके अंडर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको अप टू ₹5 लाख. ठीक है, 5 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन लिविंग इन इंडिजेंट सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइडेड अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड. ठीक है, ओके. Okay, next is who can be appointed as Lokpal in India? So guys, retired जो Supreme Court के judges होते हैं, they can be appointed as Lokpal in India. Next we have when a deprotonated alcohol reacts with an organohalide via SN2 mechanism to form an ether. What is this process called? So this particular process is called Williamson ether synthesis. So Williamson ether synthesis आपका correct answer होगा. अगला है which shortcut key is used to copy in Windows? So guys, Control plus C is used to copy in Windows. Control plus V is used to paste. Control plus X is used to cut. तो इस तरह के कुछ आपको कीज याद होने चाहिए. चैनल पे शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर से देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट. Okay, next is where is the second edition of the Khelo India Para Games 2025 held? So guys, it was held in New Delhi. Next is which regiment of the Indian Army participated in the Winbacks 2025 exercise? So ये जो Winbacks exercise होती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये Winbacks exercise क्या है. So basically ये जो इंडियन आर्मी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है इस विनबैक्स 2025 एक्सरसाइज में, जो कि एक इंडिया और वियतनाम के बीच की हुई एक बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है. सो विनबैक्स बोले तो वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज. अब ये जो एक्सरसाइज है इसका मेन एम होता है टू एनहेंस मिलिट्री कोऑपरेशन और जो भी इंटरऑपरेबिलिटी है जो दोनों नेशंस शेयर करते हैं उन दोनों को बढ़ाना. और जो इंडियन कॉन्टिजेंट होता है जिसमें कि वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो कि बंगाल इंजीनियर ग्रुप से और आर्मी मेडिकल कॉर्प्स से पर्सनल जो भी उसमें इंक्लूडेड होता है वो सब इसमें आता है. Okay, who was named the ICC Men's Player of the Month for March 2025? So it's Shreyas Iyer. Okay, what is the tenure of Chief Justice? B.R. Gawai. So it's 180 days. Where did the Trans-Pacific 2025 event take place? So guys, ये United States में हुआ था. United States आपका correct answer होगा. Where did the final trial of the Kalvari Crash submarine take place? ये इंडिया में हुआ था. What is the original jurisdiction of the Supreme Court of India? तो guys वो यही है, disputes between states and the union. A chemical compound always contains its constituent elements in a fixed ratio by mass. तो ये क्या कहलाता है? तो guys ये law of constant proportions या फिर law of definite proportions कहलाता है. Any either of the two is correct. आप उसको constant proportion भी बोल सकते हैं, definite proportion भी बोल सकते हैं. Which IIT recently partnered with Japan to conduct research as
रिसर्च ऑन सुपर कंडक्टर्स। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, उसने रिसेंटली पार्टनर करा है तोहोकू यूनिवर्सिटी। तोहोकू यूनिवर्सिटी जापान की एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ उन्होंने पार्टनर करा है टू कंडक्ट रिसर्च ऑन सुपर कंडक्टर्स। और ये जो कोलेबोरेशन है, ये इसका मेन एम है टू एनहांस एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो कि बढ़ाई जाएगी इन स्टूडेंट्स थ्रू दिस पर्टिकुलर जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम। Okay, next question is what was the major feature of the Indian economy at the time of independence in the year 1947? So guys, it was definitely agriculture because India का whole and sole dependency agriculture पे ही चलता था उस समय. So agriculture with low productivity is the particular main major feature जो कि Indian economy का था independence के समय में. Okay, who was the first vice chairman of the Planning Commission of India in 1950? So guys, ये होंगे गुलजारी लाल नंदा, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं प्लानिंग कमीशन के, इंडिया के गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला था, कार्यभार को संभाला था फरवरी 17 1953 से लेकर 21 सितंबर 1963 तक. So almost for more than a decade, right? Okay, next is how can you rename a file in MS Windows? A very simple question yet a very important question. अगर आपको किसी फाइल को रीनेम करना है MS विंडो में, so you need to follow some steps, जिसमें से सबसे पहले आता है, अगर आप फाइल एक्सप्लोरर का यूज कर रहे हैं MS विंडोज में किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए, so you just need to open फाइल एक्सप्लोरर. उसके बाद आपको नेविगेट करना है उस पर्टिकुलर फाइल पे जिसको आपको रीनेम करना है. देन यू नीड टू राइट क्लिक ऑन द फाइल और उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है रीनेम, या फिर आप F2 भी दबा सकते हो इफ यू वांट टू यूज योर कीबोर्ड. ठीक है, उसके बाद जो भी नया नेम आपको टाइप डालना है वो टाइप इन कर दो और उसके बाद एंटर प्रेस कर दो. सो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर. अगला, अगर आप रिबन यूज कर रहे हो तो रिबन में आप क्या करना है, आपको फाइल एक्सप्लोरर में ही आपको क्या करना है, होम टैब पर क्लिक करना है, फिर जो रीनेम बटन आता है उस पर क्लिक कर देना है, नया नाम टाइप इन कर देना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है. दैट्स हाउ यू कैन रीनेम यूजिंग द रिबन. अगला, इफ यू आर यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो गाइज राइट क्लिक कर दो फाइल पर, सेलेक्ट करो रीनेम, नया नेम टाइप इन कर दो और फिर एंटर कर दो. इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को भी यूज करके उसको रीनेम कर सकते हो. नेक्स्ट, इफ यू आर डूइंग बैच रीनेमिंग, तो गाइज रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, जब आप मल्टीपल फाइल्स रीनेम करते हो ना एट फंस मतलब एट वंस एक ही साथ, तो आपको क्या कर लेना है, सारा फाइल्स को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक कर लो, फिर उसके बाद रीनेम को चूज कर लो. और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, टैब की को भी यूज कर सकते हो रीनेम करने के लिए. अगर आप एक एक फाइल को रीनेम करना चाहते हो इन सीक्वेंस, तो आप उस तरह से बैच रीनेमिंग कर सकते हो. अलग से एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात, कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए व्हेन एवर यू आर रीनेमिंग. अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दीज गिवन हियर. ठीक है, इन पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको फाइल नेम्स में डालना अवॉइड करना. सो दीज आर सम मेथड्स जो कि आपको हेल्प करेंगे वेरी एफिशिएंटली. अगर आप चाहते हैं अपनी किसी फाइल को रीनेम करना इन विंडोज में, यू कैन डू दैट. Next, we have who was given the chairmanship of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership in January 2025. So guys, ये ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया को ही चेयरमैनशिप दी गई थी कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट की फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में CPTPP बोलते हैं. एंड इट हैपेंड ऑन 1st January 2025. सो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा. And definitely, Australia is committed to enhancing trade and economic opportunities अपने stakeholders के लिए. और जितने भी इस particular CPTPP के members हैं, CPTPP is Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. So इसके जितने भी members हैं उनके लिए.
Okay, who is credited for the integration of 560 princely states into the Indian Union? तो guys, it's none other than सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. So the integration of 560 princely states into the Indian Union जो सबसे पहले क्रेडिट हुआ था primarily, वो क्रेडिट हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, who was the deputy prime minister and home minister of India. उनके जो लीडरशिप थी और उनके जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल थे इन परसुएडिंग मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स टू जॉइन द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस. बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था फॉर दिस प्रिंसली स्टेट एज वी कैन सी. इसके अलावा एडिशनली जो वीपी मेनन थे उन्होंने भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इस प्रोसेस में, while he was working very closely with Patel, as in Sardar Vallabhbhai Patel, to facilitate the integration of these state and the nation as a whole. Okay, in which year was GST? GST is goods and services taxes. So GST कब implement हुआ था? So guys, 1st of July 2017 को GST लागू कर दिया गया था इंडिया में. Okay, the Kaimur hills of Vindhyas in Madhya Pradesh touch the border with which district of Bihar? So guys, Rohtas district आपका correct answer हो जाएगा, क्योंकि जो कैमूर हिल्स हैं विंध्यास के मध्य प्रदेश के, वो रोहतस जो डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार में उसको टच करता है, उसके बॉर्डर को टच करता है. और ये जो रेंज है ये एक्सटेंड होती है कातंगी जो मध्य प्रदेश में है वहां से लेके सासाराम जो कि बिहार में मौजूद है वहां तक. ठीक है, जिससे एक ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ विंध्या रेंज फॉर्म होता है फ्रॉम लाइक कातंगी इन मध्य प्रदेश टू सासाराम इन बिहार. ओके, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स? सो गाइस, नर्मदा रिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट्स द नर्मदा रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल्स से, जो कि मध्य प्रदेश में इंडिया में है. और ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी सेंट्रल इंडिया की, एंड इट डेफिनेटली प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल in the region's ecology and economy. Okay, next and the last question for today we have, when was the 91st Constitutional Amendment Act passed? So guys, इसके आंसर के लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी. There were four options given in your examination जिसमें 2003 mention था, ठीक है. बट आप I'm so sorry, बट आप काफी सारी जगह देखोगे कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास किया गया, कब पास किया गया. इसके आंसर में 2004 भी गिवन होता है, जुलाई 2004 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो गाइज, अगर आपको ऑप्शन में 2004 गिवन होता तो 2004 आपका करेक्ट आंसर होता. बट आपको ऑप्शन में 2003 गिवन था, तो क्योंकि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पारित करने की बातें 2003 से शुरू हो गई थी. सो गाइज, आपका आंसर 2003 सही है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. That's it guys, those were the very important GK GS and computer के questions जो कि आज यानी कि 3 सितंबर के आपके RRB NTPC के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. So if you guys like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because you know it, इस प्लेटफॉर्म पर आपको समय समय पर सारे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे. सो आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू.